तो चलिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, वो है आपके इंडिया के मैप से जुड़ा हुआ। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन कौन से राज्य है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अरब सागर के नजदीक में कौन कौन से राज्य है। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से है। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हम दिल्ली से निकल कर जाएंगे तो पंजाब होते हुए तो कौन कौन से राज्यों से हमें निकल कर जाना पड़ेगा। तो भारत के जितने भी आपके स्टेट होते हैं, ठीक है, भारत के टोटल कितने स्टेट है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इंडिया के राज्य की बात करें, अगर इंडिया के स्टेट की बात करें, टोटल राज्य की बात करें, तो टोटल राज्य होते हैं आपके 28 टोटल राज्य होते हैं। अगर इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूटी की बात करें, तो इंडिया के टोटल केंद्र शासित यानी कि यूटी होते हैं आपके 8 यूटी होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये भी पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो टोटल आपके यूटी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। तो आप लोग समझ गए, एक नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भारत के राज्यों से संबंधित आपका जरूर पूछा जाएगा। इंडिया के मैप से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर आना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको दे दिया कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह आपको बताना है। अगर आपको इंडिया के मैप की नॉलेज है तो आप लोग इसका इजीली आंसर निकाल दोगे। अगर नॉलेज नहीं है तो भाई आपको नॉलेज इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो चलिए बंगाल की खाड़ी को देख लेते हैं मैप के थ्रू, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना। देखिए बंगाल की खाड़ी को देख लेते हैं, वे ऑफ बंगाल देख लेते हैं। ये रही भाई आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक। तो ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। तो ये रही आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये सारी की सारी आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक। तो ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी। तो इसके निकटवर्ती राज्य यानी नजदीक के राज्य ये आपके नजदीक के राज्य है। जैसे पहला राज्य हो गया आपका तमिलनाडु, ये आप लोग देख रहे हो, ये रहा आपका पहला राज्य तमिलनाडु। हमें 3 स्टेट लेने हैं तो 3 स्टेट ले लेते हैं। तो पहला तमिलनाडु हो गया। दूसरा राज्य इसके नजदीक का ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये रहा यहां तक आपका आंध्र प्रदेश। तो दूसरा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। अगर बात करें तीसरे स्टेट की, तो तीसरा स्टेट हो गया आपका ओडिशा हो गया, यानी कि तीसरा स्टेट हमारा ओडिशा हो गया। तो भाई 3 स्टेट हमसे पूछे थे, तो 3 स्टेट हमने ले लिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा, जो आपके बंगाल की खाड़ी के नजदीक आपके स्थित है, ठीक है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा, ये आपके 3 स्टेट हो गए, ठीक। कहा गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। थर्ड आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंडिया के मैप से आपका पूछा जाएगा, इसको कंफर्म कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है, क्योंकि इसका जिक्र आपके एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया के मैप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना आया हो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। वेरी गुड, आप लोग जो इंडिया के यूटी है उनके सभी नाम आप लोग बता रहे हो, तो बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो बताइए, हाथियों के बारे में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी किताबों में हाथियों के बारे में जिक्र है, नंदू हाथी के बारे में आपका दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते आज एक बार हाथियों के बारे में दोबारा से। आज आपकी एक तरीके से रिवीजन भी होती चली जाएगी। जो चीजें आपने आज तक पढ़ी है, आज उसकी एक बार दोबारा आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद भाई फिर आपकी कोई क्लास आपकी नहीं आने वाली है किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि आज आपका ये फाइनल है, ठीक। देखिए हाथियों के बारे में पढ़ते हैं कि हाथी एक समूह में रहते हैं जिसको झुंड कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हाथी जो इस समूह में रहते हैं उसको झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां रहती है और बच्चे रहते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। कितनी भी हथनियां नहीं रह सकती, सिर्फ आपकी 10 से 12 आपकी हथनियां रह सकती है, जो हाथियों का जो झुंड रहता है, ठीक है। हाथी 4 से 5 साल की आयु होने तक ही झुंड में रह सकता है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। जो हाथी रहता है वो 14 से 15 साल तक की उम्र तक ही अपना झुंड में रहता है, उसके बाद अपने झुंड को छोड़कर वो हाथी चला जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। उसके अलावा जो हाथी होता है, तो हाथी को अपना कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। किसमें?
कीचड़ में खेलना हाथी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उससे उसके शरीर को क्या मिलती है, उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं बड़े बड़े, आपने कान देखे होंगे हाथी के कान, उससे वो हवा के रूप में इस्तेमाल करता है, उनसे वो हवा करता है जो हाथी होता है। उसके अलावा हाथी क्या करते हैं, जब उनके सामने समस्या आ जाती है तो एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये नहीं कोई शेर आ गया तो डर कर भग जाए, ठीक है, तो समय आने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं जो हाथी करते हैं। अगर मैं हाथी के बच्चे के वेट की बात करूं तो लगभग जो 3 महीने का जो हाथी का जो बच्चा होता है, ठीक है, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वेट होता है आपका 200 केजी का, उसका आपका वेट होता है। उसके अलावा अगर हाथी जो होता है वो दिन में कितना खा जाता है, 100 केजी तक के आपके पत्ते खा जाता है जो आपका हाथी होता है। उसके अलावा अगर हाथी के आराम की बात करें तो भाई हाथी दिन में बहुत कम आराम करता है। हाथी जो है दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आपका सो पाता है, इतना कम हाथी दिन में आराम करता है। उसके अलावा जो हाथियों का एक शिकार भी होता है, जो हाथी का शिकार होता है, हाथी का आपने 2 दांत देखे होंगे ना आगे की तरफ, जो 2 बड़े बड़े दांत है हाथी के, उनके लिए हाथी का आपका शिकार भी आपका किया जाता है। तो ये हाथियों के बारे में जितनी आपकी मेन मेन बातें हैं, जिनके बारे में मैं बहुत पहले भी आपको कई कई बार बता चुका हूं, ये हाथियों के बारे में सभी जानकारी सब मैंने आपके सामने स्क्रीन पर बता दी, ठीक है। तो ये हो गई आपके हाथियों के बारे में सभी जानकारी, ठीक है। हेलो सर, मेरा आपके टेस्ट में एक नंबर 114 4 या कभी 100 भी आते हैं सर, अभी रिवीजन कैसे करूं, आई लव यू सर। ठीक है, देखिए अगर आपके मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट के साथ अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो उसमें प्रैक्टिस आप लोग साथ के साथ करिए क्वेश्चन आंसर की, ठीक है, क्योंकि स्कोर आपका सही आ रहा है। और जहां पर आप लोग अटक रहे हैं तो उन जो जिस कंसेप्ट के अंदर आप अटक रहे हो उनकी प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। बाकी स्कोर आपका अच्छा है, बस इसको थोड़ा इंप्रूव करिए आप लोग अपने स्कोर को, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया और मैराथन क्लास आप लोग मेरी देखिए, जो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है वो मैराथन क्लास आप लोग देखिए, उससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपका दिया हुआ है थीम यात्रा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जो आपकी ईवीएस की थीम होती है। 6 आपकी ईवीएस की थीम होती है, बताओ कमेंट बॉक्स में उन 6 के 6 आपके क्या नाम होते हैं। एक तो यहीं पर लिखा हुआ है सामने, ठीक है, जो उनमें से एक थीम है यात्रा यानी कि ट्रेवल। तो थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णनों को सम्मिलित किया गया है। इन्हीं सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं, जो बछेंद्री पाल के जो अपने एक्सपीरियंस है उनको क्यों एनसीईआरटी की किताबों में शामिल किया गया। यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। पहला यहां पर दिया हुआ है कि यह जो अध्याय है, यह जो चैप्टर है, यह लिंग रूढ़िबद्धता को अपना चैलेंज देता है, चुनौती देता है जेंडर स्टीरियोटाइप को। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या कहता है, जेंडर स्टीरियोटाइप कहता है आपका कि कोई काम अपने पर्टिकुलर बांटे हुए है कि ये काम मेल करेगा, ये काम आपकी फीमेल करेगी। मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि जो सेक्स होता है वो आपकी बायोलॉजिकल आपका कंस्ट्रक्ट होता है, भाई ऊपर वाले ने बना दिया ये मेल होगा ये फीमेल होगी। बट सोसाइटी ने बताया कि मेल बाहर के काम करेगा और फीमेल घर की काम करेगी, तो ये क्या हो गया, ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। सोसाइटी ने बता दिया, सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो जो बछेंद्री पाल जी थी, बछेंद्री पाल जी ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया मुझे पर्वत पर चढ़ाई करनी है। तो बछेंद्री पाल जी के बड़े भाई ने कहा नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकती। तो उनके मन में क्या था कि लड़कियां ऐसे चैलेंजिंग भरे काम नहीं कर सकती है। बछेंद्री पाल के जो छोटे भाई थे उन्होंने भी अपने भाई से कहा कि भैया मुझे उस पर पहाड़ पर चढ़ाई करनी है। तो उनके भाई ने उनको हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है तुम कर सकते हो। तो वहां पर क्या चीज देखने को मिली, वहां पर देखने को मिला आपका जेंडर स्टीरियोटाइप कि बछेंद्री पाल को तो मना कर दिया और उसके छोटे भाई को हाँ बोल दिया। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर चढ़ना, चैलेंजिंग भरे काम करना ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, ये काम लड़के ही कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका दिखाता है जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने वाला दिखाता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़कर जो कीर्तिमान आपके बछेंद्री पाल ने करके दिखाया है, तो वो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज देता है, चुनौती देता है, ठीक, ये आप लोग समझ गए। अगला दिया है यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन भी करता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग अगर किसी पहाड़ पर वो करते हो, चढ़ाई करते हो या माउंट एवरेस्ट पर सोचते हो कि हम भी वहां पर चढ़ते हैं, तो भाई कई दिन आप लोगों को लग जाओगे, कई कई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा और कई लाखों का खर्चा आता है,
ठीक है, कई लाखों का खर्चा आता है वहां पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने के अंदर। ठीक है, और चैलेंज तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो उन सभी चुनौतियों का, उन सभी चैलेंज का आपका ये अध्याय आपको बताता है। यह अध्याय आपको टीम वर्क के महत्व की व्याख्या करता है। अब देखिए, बछेंद्री पाल अपने आप तो अकेले जा नहीं सकती थी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर, तो इनकी पूरी की पूरी टीम थी। और देखिए, एक कंडीशन ऐसी बन गई थी, जो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी, तो उनके साथ में इनकी एक पार्टनर थी। तो वहां पर क्या था, इन दोनों को वहां पर पैर रखना था एक साथ में। बट वहां पर कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति बनी हुई थी कि वहां पर सिर्फ एक लोग जा सकते थे, मतलब जो चढ़ाई कर सकते थे वो सिर्फ एक लोग अपना पैर रख सकते थे। तो इनकी फ्रेंड ने कहा कि भैया आप अपना पैर पहले रख लो। तो वहां पर देखो टीम वर्क कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है, उन्होंने कोऑपरेट करा, आप अपना पैर पहले रख लो भाई। ठीक है, तो वहां पर बछेंद्री पाल ने अपना पैर पहले रखा, अपने देश का झंडा गाड़ा, अपनी फिर वहां से जो उनके वो लेकर गई थी मूर्ति पूजा वगैरह लेकर गई थी, वहां पर उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा वगैरह करी। ठीक है, तो ये क्या चीज दिखा रही है, ये टीम वर्क की भावना दिखा रही है, जो आपका ये चैप्टर हमें पढ़ाता है कि टीम वर्क के द्वारा किसी भी काम को किया जा सकता है। ठीक, उसके अलावा यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, किसको, रोल मॉडल को प्रस्तुत करता है। अब देखो, जब एनसीईआरटी की किताबों में इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, तो स्कूल के अंदर जो छोटी बच्चियां आएगी और जो छोटे बच्चे आएंगे, खासकर जो छोटी बच्ची आएगी, तो छोटी बच्चियां जब इस चैप्टर को पढ़ेंगी तो उनके माइंड में क्या चीज आएगी कि यार, जब बछेंद्री पाल लड़की होकर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर सकती है, तो क्या हम ऐसे काम नहीं कर सकते। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और आपकी वहीदा प्रिज्म जब ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं लड़कियां होकर, तो क्या हम ऐसे काम नहीं कर सकती। तो उनके लिए एक रोल मॉडल सेट करती है, जो आपकी ऐसी ऐसी स्टोरीज होती है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी की किताबों में इन स्टोरीज को डाला गया है, ताकि जेंडर बाइस को, जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज दिया जा सके, चुनौती दी जा सके। इसलिए इन स्टोरीज को आपकी एनसीईआरटी की किताबों में डाला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सभी ऑप्शन आपके सही हो गए, ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सही हो गए। ठीक है, तो इसलिए आपके चारों ही आपके सही हो गए। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास फिफ्थ की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किला। ठीक है, किसका, गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला कहां पर है, गोलकोंडा किला है आपका हैदराबाद के अंदर। कहां पर है गोलकोंडा किला, आपका हैदराबाद के अंदर है। गोलकोंडा किला आपका हैदराबाद के अंदर है। इसके चारों तरफ कैसी आपकी बुर्ज देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको टोटल आपकी 87 बुर्ज आपको देखने को मिलती है गोलकोंडा किले के चारों ओर। इसके चारों तरफ ऐसी आपको बुर्ज खड़ी हुई देखने को मिलेगी 87। और इन बुर्ज पर क्या देखने को मिलता है, मान लीजिए दूर दूर तक आदमी देखने को मिल जाएगा आपको। मान लो कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, तो दूर से देखने पे पता लग जाएगा, अच्छा भाई अटैक करने आ रहा है, तो अपनी तैयारी पहले से ही करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ के लोग। औरंगजेब यहां पर अटैक करने आया। ठीक है, कौन आया, औरंगजेब यहां पर अटैक करने के लिए आया, लेकिन क्या था, अटैक नहीं कर पाया, 8 महीने तक बाहर ही बैठा रहा। ठीक है, औरंगजेब 8 महीने तक बाहर ही बैठा रहा, लड़ाई नहीं हो पाई। जो गोलकोंडा किले है उसके चारों तरफ क्या थी, एक अपनी खाई थी, जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाया। तो गोलकोंडा किले के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बट पिछली बार क्या हुआ, आपके एग्जाम में गोलकोंडा किले से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसमें एग्जामिनर ने सिर्फ आपके यूनिट को चेंज करा, सिर्फ नंबर को चेंज करा, बाकी सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन कई शिफ्ट के अंदर आपका रिपीट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्लास फिफ्थ की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन, ठीक है, एक मापचित्र बनाया है गोलकुंडा किले का, तो उसमें 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की जमीन को दर्शाता है। अब देखिए जो भी मैप होता है, मानचित्र होता है, तो उसको कंसाइज वे में अपना बताया जाता है। भाई ये तो है नहीं कि जितनी भी दूरी रियल में होती है उतना ही मैप पर बताया जाता है, ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंसाइज वे में शॉर्ट फॉर्म में उसको बताया जाता है कि भाई इतनी बड़ी जमीन है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बता दो। तो ऐसे ही मैप पर दर्शाया गया आपके गोलकुंडा पर जो आपकी दूरी है आपकी, ठीक है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है आपका, यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर है आपका 110 मीटर के बराबर, कितना, 110 मीटर के बराबर आपका। इस मानचित्र में फतेह दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा, फतेह दरवाजा से पटन चेरू दरवाजे की जो दूरी है 15.4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में कई बार पूछा गया।
एक सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, ये तो एज इट इज दिया। बस यहां पर जो दूरी थी, यहां पर इसने डिस्टेंस दे दिया 15.4 सेंटीमीटर। सिर्फ एग्जामिनर ने इसको चेंज करा, कभी 15.4 दे दे, कभी 16.4 दे दे, कभी कुछ दे दे, ठीक है। सिर्फ इसी को चेंज करेगा एग्जामिनर जब भी चेंज करेगा। तो डिस्टेंस कितना दे दिया इसने, दूरी कितनी दे दी, दूरी दे दी इसने 15.4 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 15.4 सेंटीमीटर दे दी। तो इसने कहा है कि जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी। तो इसने जमीन पर पूछी है, तो मैप पर जो दूरी है और वो जो मैप पर जो दूरी है और वो जो जमीन पर दूरी है, उसका डिफरेंस आपको बताना है, क्योंकि मैप पर दूरी और जो जमीन पर जो दूरी होगी ना, उसका तो अपने आप ही अंतर अलग देखने को मिलेगा। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर जब 110 मीटर है और डिस्टेंस दे दिया 15.4 सेंटीमीटर दे दिया, तो हम क्या काम करेंगे, इसकी सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर। तो भाई कन्वर्ट कर दो इसको, 15.4 को हम करेंगे 110 से मल्टीप्लाई। ये पॉइंट है, पॉइंट को काटेंगे तो 0 कट जाएगी, 154 मल्टीप्लाई कर देंगे 154, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, 5 और 4 9, 5 और 1 6 और 1 9, 1694 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1694 मीटर हमारा निकल कर आ गया। अब ऑप्शन में यहां पर हमको किलोमीटर 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 दिया हुआ है, तो हमको मीटर को किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1694 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1694 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1.694 किलोमीटर आपके हो जाएंगे। यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, 1.694 किलोमीटर। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, यहां पर जो भी आपको डिस्टेंस देगा उसकी मल्टीप्लाई यहां पर इससे कर देना आप लोग मीटर से, और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना। जो भी आपको ऑप्शन में यहां पर आपको फिगर दे देगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है। देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि, और क्वेश्चन यहां से कई बार ऐसे भी घुमा के देखता है कि किन सब्जियों के अंदर या किन चीजों के अंदर आयरन सबसे ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है, आयरन सबसे ज्यादा किन चीजों के अंदर आपका पाया जाता है। तो आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है। सबसे मेन बात यह होती है, जब आप ईवीएस पढ़ रहे हो तो ईवीएस आपकी सारी पूछी जाती है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। तो कोई चीज आपको एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं पढ़नी है और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आयरन आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। इसका मतलब जो आपका रोगी है उसके अंदर आयरन की कमी है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि खून की कमी है। तो अब बताना है, अगर किसी के अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो उसको कौन सा रोग होगा। क्या उसको मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड होगा, नहीं। तो क्या उसको एनीमिया होगा, बिल्कुल सही। जो आपका एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है, वो आपका खून की कमी से होता है। जब शरीर के अंदर खून की कमी होती है, या फिर हीमोग्लोबिन भी आप लिख सकते हो, या फिर जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब आपका एनीमिया, हीमोग्लोबिन, तब आपका एनीमिया का रोग होता है, जब आपकी खून की कमी हो जाती है। जैसे हमारी आंखें होती है पीली पड़ जाती है, ये जो हमारे नाखून होते हैं ये हमारे पीले पड़ जाते हैं, ये हमारे खून की कमी से आपके होते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि जो आपका बच्चा होता है, यानी जो आपके मेल होते हैं या जो आपके फीमेल होते हैं, तो मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का बताओ कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ये इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। अगर मेल की बात करूं तो मिनिमम आपका 12.4 आपका डेसीलीटर के अंदर आपका खून होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आपका 12.4 डेसीलीटर आपका खून आपका होना चाहिए एक बच्चे के अंदर। अगर इससे नीचे 12.4 डेसीलीटर से खून की मात्रा है तो समझ लो उसके अंदर आपकी हीमोग्लोबिन की आपकी कमी है, ठीक है। तो उसको हीमोग्लोबिन की कमी है तो समझ लो उसको एनीमिया का रोग आपका हो गया। ये बात आप लोग समझ गए, वेरी गुड आपका, ठीक। अगर मैं बात करूं आपकी फीमेल की बात करूं तो आपका 11.7 डेसीलीटर आपका होना चाहिए। अब क्वेश्चन पता है यहां से एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पूछता है। देखिए, एग्जामिनर यहां से जो आपके क्वेश्चन पूछता है
भाई इंग्लिश की आएगी, आप बेफिक्र रहिए, इंग्लिश की आएगी आपकी। यहां से एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसके अंदर खून की मात्रा 8.4 है या कुछ भी आपसे दे देगा 9.7 है, तो बताइए वो यहां पर किस रोग से पीड़ित है। तो आपको समझ जाना है कि अगर उसके अंदर खून की मात्रा 12.4 से नीचे है तो वो किस रोग से पीड़ित है, वो आपका एनीमिया रोग से पीड़ित है। तो आप लोग सेकंड के अंदर आप लोग चले जाना, ठीक है। देखना क्या मैसेज करा है। ठीक, तो सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्या है? आलिया और गुलबंद का। ठीक है भाई, ले दिया आलिया और गुलबंद का। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक, इतने सारे नाम आप लोग लेने के लिए बोलते हो, पैसे भी भेजते हो भाई। इतना सारा पैसा किसी को दे दिया करो, बेचारे गरीब गरीब को अपना नाम लेने के लिए पैसे भेजते रहते हो। अगला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन को इसको देखिए कि जल थीम से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। बताइए, एक अगली थीम और आ गई आपकी जल की, यानी कि वाटर की। तो जल थीम से संबंधित जो मुद्दे होते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक मुद्दे कैसे होंगे जल थीम से संबंधित, कि जल को सेव करना चाहिए, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल देखने को मिलता है पानी को हर कोई वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मिसयूज कर रहा है पानी का। हर जगह आपको उल्टा सीधा आपको बहता हुआ पानी देखने को मिलेगा। और इसका सांस्कृतिक आपका महत्व कैसे है, सांस्कृतिक मुद्दा कैसे, कि जैसे जल होता है, गंगा जल होता है, कितना सेफ माना जाता है, कितना उसको पवित्र माना जाता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से आप किस प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हो, तो ये चीज आपको बतानी है। पहला ऑप्शन सामने आपकी स्क्रीन पर दे दिया, रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह द्वारा। बिल्कुल सही है। आप स्कूल के अंदर बच्चों को रोल प्ले करवा दो। रोल प्ले के द्वारा आप बच्चों को कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवा दो जहां पर पानी की कमी हो रही है, जहां पर लोग बाग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं बिना पानी के, जहां पर लोग बागों को संघर्ष करना पड़ रहा है, एक पानी के लिए भी कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवा दो, तब लोगों की आंखें खुलेगी कि बिना पानी के जीवन बिताना कितना कठिन होता है। तब लोगों को जाकर ये चीज पता चलेगी। तो रोल प्ले सबसे बढ़िया इफेक्टिव तरीका आपका माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका रियल डायलॉग, यानी विद्यार्थियों के बीच में वास्तविक संवाद करवा दो, आपस में डायलॉग करवा दो, कम्युनिकेट करवा दो। ठीक है, बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे कि भाई पानी के ऊपर, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को संरक्षित करने के और भी तरीके होते हैं। ठीक है, वो आपस में रियल डायलॉग करेंगे, तो वहां पर कुछ नए तरीके भी निकल कर आएंगे कि पानी को मिसयूज करने से कैसे बचाया जा सके। अगला है क्षेत्र भ्रमण। फील्ड ट्रिप आपको ईवीएस सिखाने का सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसके आगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण ईवीएस को सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका आपका है। आप लोग क्या काम करोगे, आसपास के इलाके में, जैसे मान लीजिए आप स्कूल के अंदर आप बच्चों को सिखा रहे हो ये चीज, तो थोड़ा सा स्कूल के आसपास में जहां पर भी कोई जगह है जहां पर पानी को कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, मान लीजिए कोई तालाब है या कोई वाटर पंप लगा हुआ है जहां पर पानी को कंजर्व किया जाता है, तो वहां पर बच्चों को लेकर जाइए। या जहां पर पानी की कमी हो रही है और जहां पर कोई टैंक आता है और उस टैंक पर पूरी की पूरी पब्लिक टूट कर पड़ती है, वो चीज बच्चों को दिखाइए कि देखो बिना पानी की कितनी समस्या हो रही है। तो फील्ड ट्रिक के माध्यम से बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखेगा और तब उसकी समझ में आ जाएगी कि हाँ, बिना पानी के जीवन जीना कितना संघर्षपूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है आपका क्षेत्र भ्रमण, यानी कि आपका फील्ड ट्रिप जो आपका होता है। प्रदर्शन और गृह कार्य, देखो डेमोन्स्ट्रेशन करना और होमवर्क देना आज की डेट के अंदर ये आपका नेगेटिव तरीका हो चुका है। ये पहले के टाइम में इफेक्टिव माना जाता था, बट आज की डेट में आपका इफेक्टिव नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ए बी सी आंसर आपका ये तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर आपके पक्षी दिए हुए, घोंसले दिए हुए, उनको आपको मैच करना है। और ये मैच आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन आज आपकी फ्री रिवीजन हो रही है, इनको आप एक बार दोबारा मैच कर लो। ठीक है, टेलीग्राम मेरा सचिन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर सर्च करना सचिन एकेडमी, आ जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, कोर्स मेरा भाई सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उस पर केवीएस का कोर्स है, उस पर प्रॉपर क्लास चल रही है, उस पर आप लोग जुड़ना। ठीक है, देखिए इसका, देखिए यहां पर करते हैं मैच द फॉलोइंग। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती और कौवा इस पक्षी के घोंसले को बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। तो बताना है कि यह पक्षी कौन सा है, आपको बताना है। यहां पक्षियों के प्रकार और नाम लिखे और यहां पर उनके विवरण लिखा है, उनके घोंसलों का विवरण लिखा है।
तो यहां पर एक टाइप बता दिया कि वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, और इसके जो कोआ है जो होता है इस पक्षी के घोंसलों को बनाता है और इसके अंडे को सेता है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो भाई ये होती है आपकी कोयल। कोयल जो होती है वो अपना जो है घोंसला खुद नहीं बनाती, तो कौन बनाता है इसके घोंसलों को? इसके घोंसलों को बनाता है कोआ। कोआ इसके घोंसलों को अंडे बनाता है, और इसके अंडों को भी सेने का काम कौन करता है? कोआ करता है। कोआ जो होता है आपका पेड़ की ऊंची डाली पर, पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और किससे बनाता है? लोहे की तार से बनाता है। किससे? अपना लोहे की तार से बनाता है, और उसके अलावा लकड़ी की टहनी से बनाता है। और किससे बनाता है? लकड़ी की टहनी से अपना घोंसला बनाता है। लकड़ी की टहनी से अपना घोंसला बनाता है जो आपका कोआ होता है। ये बात होगी कोए के बारे में। अगला दिया हुआ है आपको कि सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, उसके ऊपर पौधे की टहनियां, जड़े, बाल, रुई बिछी होती है। तो ये होती है आपकी कलचीड़ी होती है आपकी। ठीक है, कौन सी होती है? आपकी कलचीड़ी होती है। अगला आपका कि झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी बात आ जाए सीकर बनाने वाले की, तो जो सीकर बनाती है, जैसे दर्जी जो होता है वो कपड़ों को क्या काम करता है? सीने का काम करता है। तो आपको सीधा सा लगा देना है कि दर्जी का मतलब दर्जन चिड़िया। कौन सा? दर्जन चिड़िया हो जाएगा, यानी कि टेलर बर्ड। ये आ गया ना, टेलर आ गया। तो टेलर क्या काम करता है? कपड़ों को सीने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पक्षी है दर्जन चिड़िया है, ये यहां पर पत्तियों को अपनी चोंच से सीने का काम करती है। तो ये हो जाएगा आपका दर्जन चिड़िया। इस तरीके से, इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हो। अगला बच्चा आपका छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाती है, जिसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े आदि रहते हैं। तो ये होता है आपका शक्करखोरा होता है। कौन सा होता है आपका? शक्करखोरा, सनबर्ड होता है। तो इस तरीके से यहां पर आपका मैच द फॉलोइंग आपके यहां पर बन गए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। अगला आ गया सामने आपके, यहां पर आपको बताना है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ को शिकारियों द्वारा क्यों मारा जाता है? शिकारी कौन है यहां पर? शिकारी यहां पर है मनुष्य। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो शिकारी माना गया है वो मनुष्य को माना गया है, और वही होते हैं शिकारी। और कौन करेगा बेचारों का शिकार? ठीक, सींगों के लिए किसको मारा जाता है? सींगों के लिए मारा जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे को मारा जाता है सींगों के लिए, जो पाया जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। कहां पाया जाता है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। ये कहां पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये पड़ता है आपका असम के अंदर, आपका काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है, जिसको एक सींग के लिए आपका मारा जाता है। अगर बात करें स्किन यानी त्वचा के लिए, तो त्वचा के लिए मारा जाता है आपको सांप को मारा जाता है। स्किन के लिए सांप को मारा जाता है। ठीक है, शेर को मारा जाता है, और उसके अलावा आपके मगरमच्छ को मारा जाता है स्किन के लिए। इन तीनों को स्किन के लिए मारा जाता है। ठीक, उसके अलावा दांतों को मारा जाता है। दांतों के लिए मारा जाता है आपको हाथी को मारा जाता है। दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है, जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी शुरुआत में। और खुशबू के लिए मारा जाता है कस्तूरी मर्ग को। कस्तूरी हिरन को खुशबू के लिए मारा जाता है, कस्तूरी मर्ग को। ठीक है, इसको मारकर इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को निकाल लेते हैं और फिर परफ्यूम वगैरह के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कस्तूरी मर्ग को आपको मारा जाता है। ठीक, तो यहां पर जो शिकारी शिकार करते हैं इन जानवरों का, इनके इन चीजों के लिए इसका शिकार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट। तो यहां पर आपको घरों के प्रकार दिए हुए, यहां पर आपको स्टेट दिए हुए, तो एक एक करके इनके ऊपर एक बार मैच द फॉलोइंग हम लोग कर लेते हैं। ठीक, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए जितना भी हो सके। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही दूसरों का फायदा होगा, क्योंकि भाई कंपटीशन आप लोगों का है नहीं, तो वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए यहां पर बढ़ते हैं अब आपके सामान्य घरों के बारे में पढ़ते हैं। पहला दिया है इसके अंदर आपका हाउस बोट। ठीक है, हाउस बोट यहां पर आपका दिया हुआ है। जो हाउस बोट होती है, जो नाव जो रहती है उसके अंदर जो आपके घरों जैसी जो नाव बनी रहती है, तो ये बेसिकली आपकी श्रीनगर के अंदर चलती है। कहां पर? ये चलती है आपकी श्रीनगर के अंदर आपकी चलती है। तो श्रीनगर यहां पर ऑप्शन के अंदर आपका कहीं भी नहीं दिया हुआ। अगले घरों का प्रकार है कि ये पत्थर के बने होते हैं, जो फर्श है और जो छतें है वो लकड़ी की बनी होती है। तो ये घर होते हैं आपके किसके? लद्दाख के बने होते हैं। ठीक है, जिसको ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है।
अगले घर है आपके मिट्टी के बने घर है और कटीली झाड़ियों के आपके बने रहते हैं। तो ये मिट्टी के घर जहां पे भी आ जाए तो ये आपके राजस्थान के आपको देखने को मिलेंगे। पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें कैसी रही होती है, ढालू की बनी होती है। तो ये है आपके मनाली के घर है, जहां पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और जहां पर आपको ठंड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन यहां पे भी आपको देखने को मिल गया कि आपको गद्दी जनजाति कहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जनजाति भी आपको हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। अगले घरों की विशेषता है कि मजबूत बांसों के यानी बंबू के जो बने होते हैं, तो मजबूत बांसों के जो घर बने होते हैं वो बने होते हैं आपके असम के। तो असम के जो घर बने होते हैं तो मजबूत बांस के ऊपर बने होते हैं। ये बांस के ऊपर ऐसा घरों को बना दिया। तो इस पर बनाने का मकसद ये होता है कि जब भी पानी बारिश आएगी, तो बहुत बारिश होती है इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो जब भी बारिश आएगी तो वो बारिश नीचे से निकल जाएगी और घर जो होंगे ऊपर बने रहते हैं वो सेफ रहते हैं। तो इसलिए बांसों पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके मैच द फॉलोइंग, यहां पर आपके घरों के प्रकार हो गए और बाकी इनको डिटेल में मैंने आपको कंटेंट वाली मैराथन क्लास में समझाया हुआ है, वहां पर आप लोग इसको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर नंबर क्या शो करता है, पीएनआर क्या शो करता है। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। अगर एग्जामिनर पूछे कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है और तो आपको अलग आंसर देना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि पीएनआर शो क्या करता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीएनआर शो क्या करता है, तो आपको यहां पर अलग आंसर देना है। ठीक है, ये आपको बताना है। सर मेरे फॉर्म में मेल की जगह फीमेल हो गया, करेक्शन की डेट भी जा चुकी है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? आप दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरते टाइम। ठीक, देखिए पीएनआर नंबर क्या दर्शाता है वो आपको बताना है। पीएनआर नंबर जो दर्शाता है वो पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड को दर्शाता है। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए यहां पर ज्यादातर जगह आपको देखने को मिलेगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आप लोग गूगल देखोगे, विकिपीडिया देखोगे और दुनिया भर की जितनी भी चीजें देखोगे, वहां पर देखने को मिलता है आपको पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बट ये आपका फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ये यहां से पूछ रहा है कि पीएनआर नंबर दर्शाता क्या है, शो किस चीज को करता है। तो अगर वो शो करता है तो आपका पैसेंजर के नंबर को रिकॉर्ड को करता है, जो नंबर दिया होता है ना उसको शो करता है, जो आपका पीएनआर नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, नेम के साथ आपको नहीं जाना, नंबर के साथ आपको जाना है। ठीक, चलिए बढ़ते